बात लगभग 70 के दशक की है। हरी हरी वादियों और घाटियों के बीच से सवारी से भरी हुई बस अपने गंतव्य की ओर भागी जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों ने सभी यात्रियों को प्रफुल्लित कर रखा था। बस में फिल्म का मध्यम संगीत बज रहा था। इन सब के बीच 22-23 साल का सचिन अपनी की धुन में मस्त खिड़की से बाहर निहारते हुए अपने आने वाले दिनों को लेकर प्रसन्नचित्त बैठा था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सालों बाद अपने घर, अपने गांव दौराहा जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माताजी और बड़े भाई ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। उसने भी अपनी माताजी और भैया का सपना सच करते हुए बहुत मेहनत से बीईई की परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण की थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी में उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज अपने घर लौटते हुए वो बहुत ज्यादा खुश था। गांव के डाकघर में उसने पहले ही फोन कर अपने आने की खबर दे दी थी। जिस गांव में चड्डी पहनकर उसका बचपन इधर उधर दौड़ लगाया करता था, उसी गांव में आज साहब बंद सालों बाद वो अपने घर लौट रहा था। अब बस कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचने वाला था। उसका गांव नजदीक ही था। तभी एक आवाज के साथ अचानक झटके खाकर बस रुक जाती है। सभी यात्री हैरानी से आगे ड्राइवर की तरफ देखने लगते हैं। कंडक्टर नीचे उतरकर देखता है तो पता चलता है कि टायर पंक्चर हो चुका था बस का। सभी यात्रियों को सूचित कर ड्राइवर और कंडक्टर बस का टायर बदलने में लग जाते हैं। एक एक कर सभी यात्री बस से नीचे उतर आते हैं। कोई हल्का होने के लिए झाड़ियों में घुसता है तो कोई एक तरफ धूम्रपान करने लगता है, कोई छोटे ट्रांजिस्टर पर गाने सुनने लगता है। सचिन भी बस से उतरकर उस जगह को गौर से देखने लगता है। वो ड्राइवर से पूछता है, अरे भाई, कब तक टायर बदल जाएगा? शाम होने को है, मुझे घर भी पहुंचना है, क्योंकि मेरा गांव मेन रोड से थोड़ा अंदर है। नाके पर भैया इंतजार करेंगे, मुझे लेने आने वाले हैं। कौन गांव है आपका? ड्राइवर सचिन से पूछता है। दौराहा का रहने वाला हूं यार मैं। अंदर कोई बस नहीं जाती ना वहां, खुद के साधन से ही जाना पड़ता है। सचिन ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए उससे बोला, टायर आधे घंटे में बदल जाएगा साहब, आप चिंता ना करें। इसमें जितना समय खराब होगा इसमें मैं बाद में कवर कर लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर सचिन इधर उधर टहलने लगता है। टहलते टहलते वो जंगल में थोड़ा अंदर तक निकल जाता है। वहां की हरियाली और आसपास बिखरी हुई जंगल की खूबसूरती देख उसके होठों से बोल फूट पड़ते हैं। कितनी शांति और सुंदरता है यहां। शहर की शोर से दूर हरियाली की गोद में जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। वहां तो बस भाग दौड़, हर इंसान अपने में ही सिमटा हुआ है। रहने के लिए कबूतरों के दरबे जैसी छोटी छोटी जगह, गरीबों के लिए तो जानवरों जैसी हालत है वहां। बस शहरी चकाचौंध देख लो, उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। अपने आप से बातें करता हुआ सचिन वहां एक झरने के पास पहुंच जाता है। वहां का नजारा देख वो हतप्रभ रह जाता है। बहते कलकल झरने को देखकर उसका मन बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों हाथ ऊपर कर आंख बंद करके जैसे वहां के मौसम, वहां ही सुंदरता को अपने अंदर महसूस करने लगता है। तभी उसका पांव चिकनी मिट्टी की वजह से फिसल जाता है। वो घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाता। वो बुरी तरह घबराकर इधर उधर कुछ पकड़ने के लिए देखने लगता है। तभी जैसे कोई पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस पीछे खींच लेता है। वो हांफते हुए सर ऊपर कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। एक निहायत ही खूबसूरत लड़की जो दिखने में किसी गांव की सीधी साधी गुड़िया लगती थी। सचिन के मुंह से उस वक्त कोई बोल नहीं फूटता। बस वो उस लड़की को लगातार गौर से देखे जा रहा था, मानो जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसकी सारी घबराहट पल भर में दूर हो जाती है। अरे बाबूजी, क्या हुआ? ई शहर नाही है, यहां दोनों आंखें खुली रखकर चला करो। नजर हटी, घटना घटी। आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उस लड़की ने आश्चर्य से सचिन से पूछा। सचिन, जो अब तक सब कुछ भूलकर सिर्फ उसके चेहरे में खो गया था,
उसके आवाजों से हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं तो बस घूमते घूमते यहां तक आ गया। पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। घूमते घूमते इस सुनसान बियाबान जंगल में भला कोई घूमने फिरने आता है का? दरअसल मैं शहर से अपने घर दौराहा जा रहा था। रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर ने बोला आधा घंटा लगेगा, तो मैं टाइम पास करने इधर उधर घूमने लगा। मेरा नाम सचिन है। यहां की खूबसूरती, यहां की हरियाली से ऐसा मोहित हुआ कि खुद ब खुद खिंचा चला आया। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। सचिन उस लड़की को देखते हुए बोला, हां बाबूजी, खूबसूरत तो है, पर हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती। बाहर से जैसा लगता है अंदर से वैसा होता नहीं। क्या मतलब? सचिन ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा। अरे बाबूजी, अब हर चीज का कोन्हू मतलब होता है का? कुछ चीजें बिना मतलब के भी होती हैं। सचिन उस लड़की की रहस्यमयी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया। मेरा तो ठीक है, मैं वक्त काटने घूमता घूमता यहां चला आया क्योंकि बस खराब हो गई थी। पर तुम इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? सचिन आसपास गौर से निहारते हुए हाथ के पंजे को हवा में हिलाते हुए उस लड़की से बोला, ई जगह तो हमरा घर अंगना है बाबूजी, हम तो यहां रोज आवत हैं। मतलब? सचिन ने फिर पूछा। आप शहरी लोग हर बात में मतलब बड़ा ढूंढते हैं बाबूजी। हम यहीं पास के एक छोटी सी बस्ती है, वहीं रहते हैं। हमरे अम्मा बाबूजी खेतों में मजदूरी करते हैं और हम यहां जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने आते हैं। कुछ लकड़ियां बस्ती के दुकानदार को बेच देते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। कुछ घर में चूल्हे जलाने के लिए ले जाते हैं। मुआ वो दुकानदार बहुत बेईमानी करता है। इतनी सारी लकड़ियों के जरा से दाम देता है। कहता है कि तेरी लकड़ियां गीली होती हैं। अब आप ही देखो बाबूजी, क्या ये लकड़ियां आपको गीली दिख रही हैं? सचिन उस अनजान लड़की की प्यारी प्यारी बातों में खो सा जाता है। वो बोलती जाती है और वो बस उसके हिलते हुए होठों को ही देखता रहता है। तभी वो लड़की अचानक से लकड़ी का गट्ठर उठाकर भागने को होती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत बखत हो गया। आपके चक्कर में देरी हो जाएगी तो अम्मा तो मुझ पर कहर बनकर बरस पड़ेगी। आप भी जल्दी ई जंगल से निकल जाइए बाबूजी, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। संझा होने को है। अम्मा कहती हैं कि संझा के बखत जंगल में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ई जंगल भूत प्रेतों के लिए मशहूर है बाबूजी। मैं तो दिन दिन से अपना काम निपटाकर यहां से निकल जाती हूं। जब धरधरी का बखत होता है, जंगल से चले जाना चाहिए। ये धरधरी क्या होता है? सचिन बड़ी उत्सुकता से उस लड़की से पूछता है। आपका ना ही पता का बाबूजी। अरे हां, आप ठहरे शहर में पढ़कर यहां आने वाले, आपको कैसे पता होगा? धड़धरी बखत का मतलब जब सूरज डूबने वाला हो, जब गाय बेल चरकर वापस लौटते हैं ना, उस घड़ी को कहते हैं धड़धरी का बखत। अम्मा बोलती हैं कि भगवान ने इसी समय उस राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था, इसलिए ई बखत जंगल में ना ही रहना। वो लड़की बड़ी मासूमियत से सचिन से बोली। सचिन भी जैसी उसकी भोली भाली बातों में उलझकर सब कुछ भूल चुका था कि उसे वापस भी जाना है। तभी दूर से बस के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज से उसकी तंद्रा टूटती है। वो भी वापस पलटकर जाने को होता है। दोनों विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। वो लड़की लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाए पीछे मुड़कर सचिन को देखती है। यही पास में छोटी सी बस्ती है, वहीं रहती हूं। और मेरा नाम? इतना कहते हुए वो वहीं पास में लगे पौधे की तरफ इशारा करती है, जिसमें गुलाब का फूल लगा होता है। इशारा करके मुस्कुराते हुए लड़की वो वहां से दूर झाड़ियों में ओझल हो जाती है। सचिन उस गुलाब के फूल को देखकर मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरकर वापस बस के पास आ जाता है। अरे बाबूजी, कहां रह गए थे? सभी सवारियां आ चुकी हैं, बस आपके लिए खड़े थे। जल्दी आइए, वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं। आज तो हमारा सेठ भी हमें नहीं छोड़ने वाला। आइए, जल्दी आकर अंदर बैठिए। कंडक्टर सचिन को अंदर बैठने का इशारा करता है।
सचिन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, पर उसके मन में निरंतर उसी लड़की की बातें घूमती रहती हैं। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए खिड़की से अपना सर टिकाकर बाहर की हवा के झोंकों में खो जाता है। तभी जैसे ही बस नाके पर पहुंचती है, सचिन उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ता है। दूर एक पेड़ के नीचे उसे बैलगाड़ी लिए भैया खड़े दिखाई देते हैं। गांव के डाकघर में फोन करके उसने अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी। पूरे गांव में तब इकलौता टेलीफोन उस डाकघर में ही था, जिसे जहां भी बात करनी हो या किसी को बाहर से अपने घर कुछ खबर भेजनी हो तो वो उसी डाकघर में फोन करता था। सचिन दौड़कर उनके पास जाकर उनके पांव छूकर गले लगता है। दोनों भाइयों में जब मेल मिलाप पूरा हो जाता है, तब बैलगाड़ी में बैठकर वो गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। उबड़ खबड़ रास्तों पर हिचकोले लेते हुए सचिन अपने भैया से बातें करते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा था। उसके मन में अभी भी उस अनजान लड़की की बातें गूंज रही थीं। जैसे ही बैलगाड़ी गांव पहुंचती है, गांव में मिलने वाले सभी लोग उसे गौर से देखने लगते हैं, हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। घर पहुंचते ही उसके भैया आवाज लगाते हैं, मां देखो कौन आया है, तेरे लाडले को ले आया हूं। आवाज सुनकर सचिन की माताजी और भाभी बाहर आते हैं। सभी सचिन को देखकर फुले नहीं समाते हैं। सचिन भी दौड़कर अपनी माताजी और भाभी के पांव छूता है। मां के गले लगकर वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। मां भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती हैं। कैसा है तू? कितना दुबला हो गया? वहां शहर में ठीक से खाना भी मिलता था या नहीं? अरे मां, तुझे क्या लगता है शहर वाले भूखे ही रहते हैं क्या? इस पर सब हंसने लगते हैं। वहां खाना तो मिल जाता है मां, पर तेरे हाथों का स्वाद तो इस दुनिया में सिर्फ यहीं मिलता है। तेरे हाथों की दाल बाटी की बहुत याद आती थी। सच में मां, इंसान भले कहीं भी चला जाए, कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, पर अपने घर की बात, वहां का सुख कहीं नहीं मिल पाता। इतना कहते ही सचिन अपनी मां के गले लग जाता है। बस बस, बहुत हो गई मातृभक्ति। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। सुबह का निकला होगा, रास्ते में क्या पता कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे बहू, जल्दी से चाय बना ले सबके लिए। और आज खाना मैं बनाऊंगी। बहुत दिनों बाद अपने बेटे को देख रही हूं, पूरी कसर निकालूंगी। मां सचिन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। वो लोग सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर से दो बच्चे दौड़ते हुए आकर खुशी से सचिन से लिपट जाते हैं। चाचा आ गए, चाचा आ गए। सचिन भी उनको देखकर बहुत खुश होता है। उनको गोदी में उठाकर अपना प्यार करता है। अले ले ले, हमारी मुन्नी बिटिया और बिट्टू राजा तो बहुत बड़े हो गए। ये लो, आप दोनों के लिए शहर वाली चॉकलेट लाया हूं। सचिन जेब से बड़ी सी चॉकलेट निकालकर उनको देता है। अरे वाह चाचा, इतनी बड़ी चॉकलेट! यहां तो सुंदर चाचा की दुकान पर सिर्फ संतरे की गोलियां ही मिलती हैं। बोर हो गए उनको खाते खाते। मुन्नी सचिन से बड़ी मासूमियत से बोलती है। उसकी नन्ही बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अच्छा अच्छा, अब चाचा का पीछा छोड़ो और उनको हाथ मुंह धोने दो, फिर कर लेना खूब सारी बातें। चाचा कहीं भागे नहीं जा रहे। सचिन के भैया महेश उनसे बोलते हैं। रात को सभी बैठकर खाना खाते हैं। मां सचिन की थाली में घी डालते हुए, कितना सूख गया तू, ठीक से खाया कर। जब तक हाथ पांव में जान नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अरे बहू, सचिन की थाली में थोड़ी दाल और डाल तो। एक मां अपने बेटे के लिए कितनी समर्पित और चिंतित होती है, ये उस समय सचिन महसूस करता है। खाना खाने के बाद सभी लोग बाहर दालान में आकर बैठ जाते हैं। सचिन अपने साथ लाए सूटकेस को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालता है। सबसे पहले वो अपनी मां को एक रेशमी शाल देता है। ये लो मां, आपके लिए नरम मुलायम कपड़े की मोटी शाल लाया हूं। अब सर्दियों में आप इसे पहनकर बाहर निकला करो, इसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी। और भाभी, आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी हैं? इधर आइए, देखिए आपके लिए क्या लाया हूं। सचिन अपनी भाभी रमा से बोलता है।
रमा मुस्कुराते हुए सर पर पल्लू लेकर उसके पास आती है। अरे भाभी, मैं आपका जेठ नहीं देवर हूं, मुझसे भला पर्दा क्यों? आपका स्थान भी मेरी नजर में मां के जैसा ही है। लीजिए, आपके लिए साड़ी लाया हूं, और ये शहर से बालों में लगाने वाला अच्छा महंगा तेल। इससे आपके बाल भी हेमा मालिनी की तरह लंबे मुलायम हो जाएंगे। सचिन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनको देता है। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे कौन सा बाहर घूमने फिरने जाना है? रमा सचिन की तरफ देखते हुए बोली। अरे वो भी ले जाऊंगा भाभी, अब मैं आ गया हूं ना। मुझे पता है भैया तो फिल्मों के बलराज साहनी की तरह सीधे साधे ठहरे। भला आपको कहां घुमाने ले जाते होंगे? सचिन भैया की तरफ देखते हुए आंखों को मटकाते हुए बोला। फिर सूटकेस से एक सफेद झक कुर्ता पायजामा निकालकर, भैया ये आपके लिए। मुझे पता है आप अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। कितनी मेहनत से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं समाज में सर ऊंचा कर चल सकूं। अब भगवान ने मुझे मौका दिया है आप सबके लिए कुछ करने का। कहते कहते सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई गीली आंखों से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मां भी ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती हैं। तभी मुन्नी सचिन के सूटकेस में कुछ ढूंढते हुए उन लोगों को टोकते हुए बोली, हमारे लिए तो सिर्फ टॉफी लाए हो चाचा, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अले भला ऐसा कैसे हो सकता है कि चाचा अपनी मुन्नी बिटिया और बिट्टू राजा के लिए कुछ ना लाएं? भला मेरी इतनी हिम्मत की खाली हाथ आ जाऊं? अभी लो दिखाता हूं। इतना कहते ही सचिन एक बड़ा सा डिब्बा निकालकर मुन्नी और बिट्टू को देता है। मुन्नी और बिट्टू जैसे ही उसे खोलकर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, नई फ्रॉक! और बिट्टू देख, तेरे लिए भी नए नए कपड़े। दोनों बच्चे उस डिब्बे को लेकर अंदर कमरे में भाग जाते हैं। सभी उनकी इन मासूम हरकतों पर हंसने लगते हैं। तभी उसके भैया महेश बोलते हैं, इन सब की क्या जरूरत थी सचिन? इतना पैसा क्यों खर्चा किया तूने? और तेरे पास इन सब के लिए पैसे आए कहां से? तेरे खर्चे के तो पैसे मैं भेजता था मनी ऑर्डर से, और तेरी अभी नौकरी भी नहीं लगी। फिर महेश सचिन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं, अरे भैया, जो पैसा आप भेजते थे उसे तो मैं खुद पर खर्च करता था। कॉलेज की फीस, वहां रहना खाना, सब आपके ही भेजे हुए पैसों से तो पूरा होता था। लेकिन ये जो सब आप लोगों के लाया हूं, ये मेरी खुद की कमाई है। पढ़ाई से जो समय बचता था उसमें मैंने छोटी मोटी काम चलाऊ नौकरी कर ली थी। उन पैसों को मैंने कभी खुद पर खर्चा नहीं किया, आप लोगों के लिए बचाकर जोड़कर रखे, ताकि जब भी घर आऊं तो अपनी मेहनत के पैसों से आप लोगों के लिए कुछ खरीद कर ला सकूं। और फिर आपने जो किया है मेरे लिए, अब तक मेरे लिए उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। बाबूजी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। यहां पूरे घर का भी ख्याल रखा। शहर में मुझे भी वक्त पर पैसा भेजते रहे। मुझे सब याद है भैया। अब मेरी बारी है। अब मैं कमाऊंगा और सभी बड़े आराम से घर में बैठना। खेतों में काम कर करके आपके हाथ कैसे हो गए? भाभी को भी अब सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा खेत बटाई पर देकर बस हुक्म चलाना अब। सचिन भैया के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखकर बोला। दोनों भाई एक बार फिर आत्मीयता से गले मिलने लगते हैं। रात को बिस्तर पर सचिन उसी शाम वाली घटना के बारे में सोचता रहता है। आखिर कौन थी वो लड़की जो उस जंगल में लकड़ी बीनने आई थी? यदि उसने सही समय पर मेरा हाथ पकड़कर पीछे न खींचा होता तो मैं नीचे झरने में गिर जाता। नाम पूछने पर उसने गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया। मतलब उसका नाम गुलाबो या गुलाबी ही हो सकता है। और तो कोई नाम गुलाब से याद नहीं आता। दिखने में एकदम भोली भाली कितनी सुंदर चंचला सी लग रही थी। अब पता नहीं कब मिलना होगा उससे। उस जंगल के पीछे कहां होगी उसकी बस्ती? यही सब सोचते सोचते थका हारा सचिन पता नहीं कब नींद के आगोश में सपनों की दुनिया में खो जाता है। अगले दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर वो गांव में अपने बचपन के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। इसे देखकर सभी गांव वाले, उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। उसके सारे दोस्त अंकित, मनोज, ब्रिज और बंटी। सचिन अपने सभी दोस्तों के साथ गांव घूमने निकल जाता है। इधर मनोहर लाल सचिन के घर आते हैं। मनोहर लाल उसी गांव में एक किसान थे।
बुरे वक्त में उन्होंने ही सचिन के परिवार का साथ दिया था। महेश और सचिन उनको मन्नू चाचा कहकर बुलाते हैं। उनकी इकलौती लड़की खुशबू भी उनके साथ आई थी। खुशबू सचिन की बचपन की दोस्त थी। उनमें खूब लड़ाई होती थी। वो घर आकर बाहर से ही आवाज लगाते हैं, अरे महेश कोई है क्या? अरे मन्नू चाचा आप आइए आइए अंदर आइए। आज सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? अरे खुशबू भी आई है, आओ आओ। इतना कहते हुए महेश आंगन में खटिया बिछाने लगता है। अरे भाई सब कुशल मंगल है। मैं तो सचिन बेटा से मिलने आया हूं। पता चला कल शाम को वो शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है। सोचा उससे मिल आऊं, आशीर्वाद दे आऊं। सालों पहले ही देखा था उसे, जब उसका दाखिला 10वीं में शहर के बड़े स्कूल में कराया था। अब तो वो स्कूल के अलावा बड़ी पढ़ाई भी कराया है। वो क्या कहते हैं, ABCD ऐसा ही कुछ। उनकी बात सुनकर खुशबू जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे बापू ABCD नहीं BA होता है। हाँ हाँ ससुरा, जो भी उल्टा पुलटा होता है वही। किधर गया सचिन? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मनोहरलाल आसपास नजर घुमाते हुए देखते हैं। तभी अंदर से सचिन की माताजी निकलकर आती हैं। और कहाँ जाएगा भाई साहब, वही अपने सभी दोस्तों से मिलने गया है। इतने सालों से मिला नहीं, दोपहर तक आने का बोलकर गया है। माताजी की बात सुनकर खुशबू तो उदास हो जाती हैं। अरे खुशबू बेटा जा अंदर, जरा तेरी भाभी से चाय चढ़ाने का तो बोल दे। माताजी खुशबू को रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं। खुशबू उनकी बात सुनकर अंदर चली जाती है। तभी मनोहरलाल सचिन की माताजी से बोलते हैं, अरे महेश उधर क्या खड़ा है? आ यहां आकर बैठ। भाभी दरअसल मैं एक बात करने आया हूं। राम भाई साहब आज जिंदा होते तो उन्हीं से करता, पर अब आपके और महेश के अलावा अब है ही कौन जिससे बात करूं? मैंने आपसे एक बार बोला था ना। अब तो सचिन भी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है। जल्दी ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। मैं खुशबू का रिश्ता सचिन के लिए लेकर आया हूं। खुशबू भी मन ही मन उससे बहुत पसंद करती है। शर्माती है, बोलती नहीं, पर मैंने उसे अकेले में सचिन की फोटो के साथ बातें करते सुना है। खुशबू की मां तो अब है नहीं, मैंने ही उसे दोनों का प्यार दिया है। आपकी क्या मर्जी है? आखिर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, सुख दुख के साथी हैं। सचिन भी खुशबू को जानता है। मैं चाहता हूं अब दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाएं। खुशबू की शादी सचिन से हो जाए तो मैं गंगा जी नहा लूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। जीते जी बिटिया के हाथ पीले कर दूं तो सारी चिंता खत्म हो जाए। मनोहर लाल सचिन की माताजी से बोलते हैं, अरे भाई साहब आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से खुशबू बिटिया को पसंद करती हूं। इस घर में बहू बनकर आएगी तो पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। माताजी मनोहर लाल से ये सब कह ही रही थीं कि तभी खुशबू अंदर से चाय लेकर आती है।